सर आने वाले समय में देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रहा है, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ रही है फोरकास्टिंग की, तो आने वाले समय में मौसम विभाग और क्या नया करने वाला है, खासकर किसानों के लिए? देखिए, किसानों के लिए मैंने कहा है कि कहते हैं एक तो ये जैसे कि अभी तक तो पूर्वानुमान हम दे ही रहे थे, अभी तक कुछ सालों तक तो हम लोग आपको सिर्फ पहले जैसे कहते हैं छोटी अवधि का पूर्वानुमान देते थे, फिर मध्यम अवधि का देने लगा, वो भी हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं। अभी कुछ ही समय से हमने ये जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट शुरू किया है और उसके ऊपर आधारित कृषि सलाह भी दी जा रही है। तो ये एक नई सुविधा है कि यदि हम 15 दिन पहले किसान को बताते हैं कि भाई मौसम कैसे होने वाला है आगे, तो हाँ, हालांकि उसमें भी मतलब एक्यूरेसी और बढ़ाने की ज़रूरत है, वो एक हो गया। और जो मैंने सबसे बड़ी बात बताई कि हम अभी तक जिला स्तर पे दे रहे थे, अब ब्लॉक स्तर पे हमने एक्सपेरिमेंटल कुछ ब्लॉक हर जिले में देना शुरू कर दिया है। और जैसा कि मैंने कहा 2023-24 तक सारे जिलों, सारे मतलब कि ब्लॉक्स तक पहुंचने की ज़रूरत है। तो उसमें हमारा मुख्यतः फोकस उसके ऊपर है एक, और दूसरा फोकस हमारा है उसके ऊपर कि साथ साथ हम लोग इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट दें, वो भी 2023 से। इम्पैक्ट बेस्ड का फोरकास्ट का मतलब ये है कि यदि इतनी मिलीमीटर बारिश होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए भारी वर्षा होने वाली है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है तो हो सकता है लैंडस्लाइड हो जाए, मिट्टी में मतलब कि सॉइल इरोशन हो जाए, तो उसमें बताया जाएगा भाई पहले से ऐसे हो गए तो आप उसकी रोकथाम कर लें। और हो सकता है नीचे का खेत है आपका, तो उसमें बताएगा ये भी जहाँ पे पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है तो पानी भर जाएगा, आपकी फसल खराब हो सकती है। तो इम्पैक्ट बताया जाएगा कि उस क्षेत्र के अंदर, तो उसमें GIS की ज़रूरत है, लैंड यूज़, लैंड कवर का चेंज का डेटा चाहिए होगा डायनामिक स्तर पर, कि कोई बदलाव, जो बदलाव आ रहे हैं वो बदलाव हमें पता होने चाहिए। कि कहीं ऐसा पता चला कि पानी बह के जाता था, आप किसी ने वहाँ दीवार खड़ी कर दिया, पानी बह नहीं पा रहा है, तो रुकेगा तो आपके खेत में पानी भर जाएगा, तो आपकी फसल खराब हो सकती है। तो इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट जो है वो एक मतलब एक बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी चीज़। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि कहते हैं एक ये हो गया। दूसरी बात है कि हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात जो हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, डेटा एनालिटिक्स की बात हो रही है, तो उसमें भी मतलब कि प्रयास चल रहे हैं कि मतलब कैसे अन्य विभागों के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को भी मतलब कि इसका उपयोग करते हुए जिसे कहते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर की ओर बढ़ें। और उसके साथ साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है, ये इसरो और ये सब जो क्रॉप फोरकास्टिंग कर रहे हैं, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल की आने वाले समय बात हो रही है। वो ड्रोन से ही स्प्रे भी हो जाएगा केमिकल का, ड्रोन से ही ऊपर से वो पिक्चर खींच के सिग्नल से लेके आपको ये भी बता देगा कहाँ आपकी लेवलिंग की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ड्रोन्स, जो टेक्नोलॉजी है, ये जो बेसिकली अब आगे जो है टेक्नोलॉजी का जो है इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम लोग भी अपने स्तर पर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो हमारे बेटर कंप्यूटर के मॉडल्स हैं, उसमें भी प्रयास है कि जो अभी हम लोग कहते हैं पहले देते थे आपको 12 किलोमीटर पे 9 किलोमीटर के लेवल पे पूर्वानुमान हमने देना चाहिए गया, 3 किलोमीटर पे हम लोग आ चुके हैं। तो आने वाले समय पे जैसे जब हमें आगे बढ़ना होगा धीरे धीरे, तो 1 किलोमीटर पे आना पड़ेगा, और उसमें अभी समय लगेगा। तो वो भी, उस पर भी प्रयास, रिसर्च चल रही है, अलग तरह के मॉडल डेवलप करने की बात हो रही है। और हिमालयस में हमें वैली बेस्ड, हर वैली में अलग तरह का एक टोपोग्राफी है, वहाँ पर संरचना है पहाड़ों की, तो वहाँ किस तरह का बिहेवियर है उसको अलग मॉडल चाहिए होंगे हमको। तो ये सारी तरह के प्रयास चल रहे हैं जिसको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सर हमने बात कर लिया कोहरे की है कि आप कोहरा का पूर्वानुमान कैसे करते हैं, आप बारिश की कैसे करते हैं, शीतकालीन सत्र की कैसे करते हैं, कितने शीत पड़ेंगे। लेकिन सर ज़्यादातर भारत के जो विभिन्न भाग हैं, ज़्यादातर भागों में कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश, बिहार की बात करें तो तमाम बाढ़ आ गए, बहुत बाढ़ से प्रभावित हुए। वही उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सूखा घोषित हो गया जी। तो सूखा और बाढ़ ये प्रमुख समस्याएं हैं भारत की, तो इसका पूर्वानुमान सर आप कैसे लगाते हैं? जी बिल्कुल, तो देखिए इस बिल्कुल सही कहा, ये सूखा और बाढ़ जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अक्सर ये मानसून सीज़न जब होता है तो उसमें देखने में आता है कुछ हिस्सों में बहुत अधिक वर्षा होती है तो वहाँ बाढ़ आ जाती है, और कुछ हिस्से ऐसे होते हैं हमेशा जहाँ पे वर्षा कम रहती है और सूखा पड़ता है। तो ये एक जिसे कहें, हम कहते हैं नेचर में जिस तरह से प्रकृति में परिवर्तन आते रहते हैं और होता है, तो उसका एक नेचर का एक परिवर्तन का ही हिस्सा है। तो अब जो है कि एक जो हमारा भारत सरकार है उसमें उन्होंने कहते हैं इसके लिए एक ड्राउट के लिए स्पेशली है, इसे कहते हैं क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप।
क्रॉप वेदर फसल के लिए, तो उसके हर हफ्ते जो है ग्रुप बना हुआ है जो निगरानी करता है इसके सूखे के ऊपर। तो उसमें क्या किया जाता है कि हम लोग कहते हैं उसमें एक बैठक होती है और वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें हर स्टेट से वहाँ के जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, जो उनके ग्राउंड वाटर का हो गया, डैम के अथॉरिटीज़ हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये सब लोग वहाँ रहते हैं। और मतलब ये, और उसमें मौसम विभाग से मैं मतलब भारत मौसम विज्ञान विभाग को वहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वहाँ क्या होता है क्या कि पहले तो ये बताया जाता है कि भाई उस पर्टिकुलर स्टेट की यदि बात करें, किसी की, आप जैसे आपने मध्य प्रदेश की बात करी या फिर और कोई कर्नाटका की बात कर लें या कहते हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की, तो आप माने कि देखा कि हमने कि भी वर्षा जो हमने 1 जून से नोट करना शुरू किया कि भाई इस हिस्से में वर्षा कम हुई है। तो कम हुई है तो उसका और क्या कितने दिनों से वर्षा नहीं हुई है वहाँ पे, तो उसमें आ जाता है एक तो होता है रेनफॉल डेविएशन कि सामान्य से आपके यहाँ कितने प्रतिशत वर्षा कम हुई है। तो यदि वो काफ़ी कमी है, -50-60% की कमी है और पिछले 2 हफ्ते से वर्षा नहीं हुई है, उसको ड्राई स्पेल जिसे कहते हैं, तो यदि ये चीज़ें वहाँ देखने में आती हैं तो उसको हम कह देते हैं कि ट्रिगर 1 कि पहला जो है, जो हमें हमारा ट्रिगर है जिससे कि बोला जाता है कि सूखा का घोषित किया जाता है, वो ट्रिगर 1 जो है वो ऑन हो गया है, पहला जो है बटन दब गया है। उसके बाद देखा जाता है कि रिमोट सेंसिंग डेटा जो सैटेलाइट से हम NDVI जो है देखते हैं कि फसल कैसी है, नमी कैसी है, सॉइल मॉइस्चर कैसा है, और साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि जो आपके वहाँ नदियों में पानी है कि नहीं है, कैनाल में पानी के है कि नहीं है, ज़मीन के नीचे पानी है कि नहीं, यदि वो भी कम है तो इसका मतलब है कि ट्रिगर 2 ऑन हो गया। तो मतलब तो अब यह है कि अब ये सूखा इसको डिक्लेयर करने की स्थितियां बन रही हैं। तो तीसरी स्थिति होती है कि जाके फिर इस फील्ड में बोला जाता है कि भैया ये पहला बटन भी ऑन हो चुका है, ट्रिगर ऑन हो चुका है, ट्रिगर 2 भी ऑन हो चुका है। अब आप जाके जो स्टेट की अथॉरिटी हैं वो वहाँ जाती हैं और वहाँ देख के एक्चुअली देखा जाता है कि भाई फसल ख़राब है, तो उसको रिपोर्ट किया जाता है और उसके बेस पे फिर ड्राउट को, यानी सूखे को घोषित किया जाता है। और उसकी भी समय सीमा है कि पर्टिकुलर इतने मतलब कि आपको उसकी डेट्स बंधी हुई हैं, उस डेट से पहले ही आपको बताना, ये नहीं है उसके आप 3 महीने बाद बोलेंगे तो फिर वो मान्य नहीं होगा। तो अब ये जो है साइंटिफिक मेथड्स के बेस के ऊपर ये डिक्लेयर होता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात हो गई कि क्योंकि इसमें आंकड़े बिल्कुल रेगुलरली मॉनिटर किए जाते हैं, उनको लिखा जाता है और साथ साथ मीटिंग में हम ये भी उनको कहते रहते हैं कि भाई समय देख लीजिए, आपके यहाँ वर्षा नहीं हुई है, यदि आपके पास सिंचाई के साधन है तो सिंचाई कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, एक्शन ले लीजिए समय पे। और मान लीजिए काफ़ी लंबे समय बारिश ही नहीं हुई और बुआई नहीं हो पाई है किसी कारणों से, और आपकी जो वो जिसे कहते हैं सोइंग विंडो होता है ना कि मतलब आपको इतनी तारीख तक की बुआई कर लेनी है, उसके बाद आप करोगे तो फिर उपज में कमी आ जाएगी या फसल आपकी अच्छी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति कई बार आ जाती है, तो उसमें बोला जाता है कि आप छोटी अवधि की फसल लगाएं, तो उसके भी बीज पहले से बता दिया जाता है कि भाई आप स्टेट गवर्नमेंट को उस बीजों की आप तैयारी कर लें, ये बीज अपने पास रख लें, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे आप जाएंगे तो आपके पास वो बीज नहीं होंगे, तो आप क्या बुआई कराओगे, तो फिर तो किसानों का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि सूखा जो है बिल्कुल पहले से अलर्ट कर दिया जाए, अर्ली वार्निंग दे हो ही ना, और ये किसी कारणवश प्रकृति है इसमें हो सकता है, यदि हो जाएगा तो उसके लिए अल्टरनेट कंटीजेंसी प्लान क्या है आपके पास, वो कंटीजेंसी प्लान आपके तैयार हैं। तो आप जैसे कहते हैं ना, 4 वार्नड इज 4 अलार्म्ड, यदि आप पहले से किसी को आपको चेतावनी दी जाती है और आप तैयार हैं उस, तो आप उसको बेहतर तरीके से उसको लड़ सकते हैं और उस रिस्क जो है उसको कम कर सकते हैं और होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से मौसम विभाग और जो कृषि मंत्रालय और अन्य मंत्रालय जो हैं, जो विभाग हैं, चाहे वो सेंट्रल वाटर कमीशन हो, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड हो, सीड एजेंसीज़ हैं, पेस्टिसाइड वाली एजेंसीज़ हैं, ये सारी एजेंसीज मिलके जो है इस तरह से बैठक में भाग लेती हैं, स्पेस वाले भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो ये पूरे सब मिलके जो कृषि मंत्रालय के अंदर होता है, तो उसमें ये इस तरह से जो है ड्राउट को मतलब कि मॉनिटर किया जाता है और उससे उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए पूरे प्रयास किए जाते हैं। ठीक है सर। ऐसे ही सूखे का बाढ़,
बाढ़ की बात करें तो बाढ़ में अक्सर ये देखा जाता है कि जब कई बार ज़्यादा वर्षा होती है, इस बार आपने देखा कि जो कम दबाव के क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी में बने वो बिल्कुल पश्चिम दिशा की ओर आगे को बढ़ते चले गए, और अक्सर कई बार वो उत्तर पश्चिम दिशा में चले जाते हैं तो यूपी बिहार में अच्छी वर्षा होती है। मगर इस बार ज़्यादातर जो कम दबाव के क्षेत्र है वो पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़े, और उनके चलते जो है मध्य प्रदेश में ज़्यादा वर्षा हुई, गुजरात में भी और राजस्थान में भी, और कुछ हिस्से जो है एक समय में तो शुरू में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी हुआ था और बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी। तो उसमें एक तो ये होता है कि समय समय पे बताया जाता है कि भाई पहले इतनी बारिश हो चुकी है, नमी जो है सॉइल में पूरी 100% है, और जो बारिश होगी वो ज़मीन में अब जाएगी नहीं, और वो रन ऑफ होके जाएगी, नदी में आएगी, और एरिया आपको पता रहता है कि कितना एरिया है, डेप्थ रेनफॉल की इतनी है तो वॉल्यूम इतना पानी आने वाला है, और इतना पानी आएगा तो नदी का स्तर इतना बढ़ जाएगा, और नदी का स्तर जो जिसे कहते हैं फ्लड लेवल होता है, जिसे कि अलर्ट लेवल और वार्निंग लेवल होते हैं, यदि वार्निंग लेवल से ऊपर चला जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी, और बाढ़ आ जाएगी तो ये पता रहता है कि भाई 1 मीटर ऊपर जाएगा तो कौन कौन से क्षेत्र डूब में आएंगे। तो उसके लिए भी एकदम मतलब कि सेंट्रल हम जो है उसके लिए आंकड़े देते हैं, पूर्वानुमान दे देते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन को, और सेंट्रल वाटर कमीशन जो है हमारे आंकड़ों के आधार के ऊपर जो है मतलब कि जो प्रदेश की सरकारें होती हैं उनको आगाह करता है कि भाई आपके यहाँ पर ये फलां नदी के अंदर जल स्तर बढ़ने वाला है और फ्लड आने वाला है, तो नदी के आसपास के जो लोग हैं उनको आप हटा दीजिए वहाँ से। मगर कई बार अक्सर आपने ये देखा होता है लोगों को तो हटा लिया जाता है, मगर चूँकि लोग क्योंकि नदी के आसपास का जो इलाका है वो नदी का होता है, मगर लोग उसमें अक्सर खेती करते हैं, और सामान्य सीजन रहता है तो नुकसान नहीं होता है, और कहीं ज़्यादा बारिश हो जाती है वो बाढ़ में भी चला जाता है। तो प्रयास पूरे रहते हैं कि पहले से बताया जाता है, मगर चूँकि बाढ़ आ जाए और अब फ्लड प्लेन के अंदर आपने खेती कर रखी है तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर हाँ, उसके आप प्रयास करके जान माल को आप बचा सकते हो फ्लड से, तो उसकी पूरी तैयारी रहती है। और साथ में ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम घर जो है कहते हैं फ्लड प्लेन, नदी के फ्लड प्लेन में ना बनाएं, और ऐसे भी जो खेती वेती करते हैं उससे दूर ही रहें, नहीं तो क्योंकि इस तरह की स्थितियाँ हर साल ना हो, कभी कभार आती रहती हैं और उनसे नुकसान होता है। मगर हाँ, ये अच्छी बात है कि अब पूर्वानुमान जिस तरह से अच्छा हो रहा है तो सटीकता बढ़ रही है, अर्ली चेतावनी दी जा रही है, तो जान की जो रक्षा है, जानवरों को उस समय आप निकाल के ले जा सकते हैं सुरक्षित स्थानों पे, इंसानों को ले जा सकते हैं। पर कई बार जब यदि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, और उस समय ये भी देखा गया है कि डैम लोग भर लेते हैं पूरे, और डैम पूरे भरे होते हैं तो उनका भी पानी उस समय छोड़ देते हैं, तो उस समय समस्या विकट हो जाती है। और ऐसी स्थिति इस बार पिछले साल केरला में देखने को मिली थी, और इस बार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और यूपी में भी देखने को मिली। जी सर, एक थोड़ा सा क्वेश्चन और है कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान एक निम्न वर्षा वहाँ होती है, लेकिन इस बार वहाँ भी बाढ़ आया। जी जी जी। तो ऐसा किस कारण से होता है? नहीं, मैंने बताया ना आपको, कहते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि मतलब कि रेगिस्तान है, राजस्थान ड्राई एरिया है, वर्षा कम होती है तो बाढ़ नहीं आती, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी जब मैंने बताया कि कम दबाव का क्षेत्र यदि बंगाल की खाड़ी से बनता हुआ आता है बिल्कुल, और वो पश्चिम की ओर दिशा की ओर आगे बढ़ता है आगे, तो मध्य प्रदेश के जब आसपास ये पहुँच जाता है, खासकर उत्तरी मध्य प्रदेश, तो उसका असर जो है गुजरात और राजस्थान के हिस्सों में भी आता है जी। और जब वहाँ ज़्यादा भारी वर्षा होती है तो वहाँ क्या होता है, एक्चुअली वहाँ नीचे जो है मिट्टी के थोड़ा सा नीचे चले जाएँ तो चट्टाने हैं, तो पानी नीचे नहीं जा पाता। बाकी जगह तो काफ़ी नीचे चला जाता है, वहाँ नहीं जा पाता, तो वो सीधा बहता है। जब वो बहता है तेज़ी से तो वहाँ पे भी फ्लड आ जाता है। और साथ साथ यदि आसपास के प्रदेशों में भी ज़्यादा बारिश हुई है और डैम वहाँ फुल है, उन्होंने भी पानी छोड़ दिया है, तो उसके कारण भी कई बार मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि बाढ़ की स्थिति बन सकती है। चलिए सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। उम्मीद करता हूँ ये बातचीत हमारे किसानों को जरूर पसंद आई होगी। तो आपने सर अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आपके माध्यम से हम किसानों तक पहुँच रहे हैं। और मौसम विभाग जो है पूरा कहते हैं अपनी जिसे कहते हैं पूरा क्षमता के साथ काम कर रहा है, और हमारा पूरा प्रयास है कि हम लोग जो है सटीक पूर्वानुमान दें, खासकर किसानों के लिए, और उस पर जो आधारित कृषि सलाह भी सबसे बेस्ट दें, जिससे कि किसान की कहते हैं अच्छे मौसम का फ़ायदा उठा सके और दुष्प्रभाव का मतलब जो फसलों पे नुकसान होता है उसको कम कर पाए, उसकी इनकम डबल हो, और वो कहते हैं भारत की इकोनॉमी में मतलब कंट्रीब्यूट करे, सक्षम बने और देश की प्रगति में अहम रोल निभाए।